आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस। सिंबल क्या लगाते हैं हम लोग? एस। क्लियर है सबको? एंट्रोपी के लिए हम लोग सिंबल लगाते हैं एस। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। क्या मतलब होता है? रैंडमनेस। रैंडमनेस of any system. Randomness of any system. Randomness का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। कोई सिस्टम कितना फ्री है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंट्रोपी से। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया सबको? कोई सिस्टम कितना फ्री है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी से। उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखो। द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। is called entropy of the system. Entropy of the system. Randomness मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स कितने फ्री हैं, समझ में आ गया? उनकी फ्रीडम कितनी है, उनकी रैंडमनेस कितनी है, उसी को हम लोग, उसी डिग्री की कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, क्लियर हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखो, लिखो एंट्रोपी इज आल्सो अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। एंट्रोपी इज आल्सो अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। इज आल्सो अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी which depends on thermodynamic quantity which depends on thermodynamic variables, depends on thermodynamic variables, thermodynamic variables। और वो कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। बात समझ में आता है? लिख लो नीचे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब एंट्रोपी क्या है? एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। बात सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक और चीज लिखो इसके लिए, थर्मोडायनामिक, इसके लिए एंट्रोपी के लिए। यहां तक हो गया सबका? चलो फाइनली लिखो, इट इज ऑल्सो an important note that it is also an important note that we cannot calculate the absolute value of entropy. We cannot calculate the absolute value of entropy for any system. हम किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी फ्रीडम है उस सिस्टम के पास, उनके मॉलिक्यूल्स के पास। बात समझ में आ रहा है? कितनी रैंडमनेस है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? बट वी कैन कैलकुलेट, लिख लो, बट वी कैन कैलकुलेट the change in entropy. हम लोग एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और चेंज इन एंट्रोपी को कैसे दिखाया जाता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। क्लियर हो गया? S2 क्या है? उस सिस्टम का फाइनल एंट्रोपी। और S1 क्या है? उस सिस्टम का इनिशियल एंट्रोपी। और मैंने आप लोगों को बता रखा था, जहां पर डेल्टा का इस्तेमाल हो जाए वो कैसा फंक्शन होता है? वो एक स्टेट फंक्शन होता है। समझ में आ गया? सो लिख लो, दैट मींस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन।
तो ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, एक स्टेट फंक्शन है, हमने जान लिया। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैंडमनेस। मॉलिक्यूल्स कितने रैंडमनेस या कितने फ्री हैं सिस्टम के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी की कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। हम एंट्रोपी की वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? और उसका मैं अभी आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। चेंज इन एंट्रोपी लिखो, थर्मोडायनेमिकली चेंज इन एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज, thermodynamically change in entropy is represented as, thermodynamically change in entropy is represented as, most important, delta S is equals to, ध्यान से समझना इसको, ठीक है? जैसे ही लेक्चर खत्म होने लगेगा इसको और एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? डेल्टा S is equals to Q रिवर्सिबल अपॉन टी, Q रिवर्सिबल अपॉन टी। ये आपका एंट्रोपी निकालने का थर्मोडायनेमिकल फॉर्मूला है। डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल अपॉन टी। अब इसको समझे, व्हाट इज Q रिवर्सिबल? Q रिवर्सिबल का मतलब क्या है? लिखो, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज heat exchange for the system, heat exchange for the system which is reversible in nature, heat exchange for the system which is reversible in nature। अब देखो, और यहां पर T क्या है? T क्या है? टेम्परेचर, वो तो हम जानते ही हैं, दैट इज इन केल्विन। और ये जो Q की वैल्यू हो सकती है किस किस में हो सकती है? तो जूल में या फिर कैलोरी में। क्या तो जूल में हो सकती है या फिर किस में हो सकती है? कैलोरी में। समझ में आ गया? इससे हम यूनिट निकालते हैं किसकी? एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी की यूनिट कितनी निकल के आती है? सो यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। और एक बार मैं समझाऊंगा Q रिवर्सिबल का मतलब क्या है, उससे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ एंट्रोपी वो कितनी निकल के आई? चेंज इन एंट्रोपी व्हिच इज इक्वल्स टू क्या है? Q रिवर्सिबल अपॉन T। क्लियर हो गया? Q रिवर्सिबल का क्या यूनिट होगा? जूल पर केल्विन। समझ में आ गया? टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज कैलोरी पर केल्विन। क्लियर हो गया? और सबसे खास बात, जूल पर केल्विन को हम लोग 1 एंट्रोपी यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एंट्रोपी यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर हो गया? अगर आपको कहीं डेटा दे रखा हो 1 जूल पर केल्विन, समझ में आ गया? तो उसका मतलब होता है 1 एंट्रोपी यूनिट। तो कहीं लिखा हो 1 एंट्रोपी यूनिट तो समझ जाना हो कि उसका मतलब क्या होता है 1 जूल पर केल्विन। सबको समझ में आ गया? 1 जूल पर केल्विन इज इक्वल्स टू 1 एंट्रोपी यूनिट। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ धीरे धीरे से सब चीजों को ध्यान से समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया? एंट्रोपी का फॉर्मूला यहाँ पे देखा, और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है Q रिवर्सिबल। पहले उसका मतलब समझते हैं। Q हीट एक्सचेंज, उसके नीचे मैंने लगा दिया रिवर्सिबल। तो उसका सेंस क्या है? ये उतार लिया सबने इधर वाला। तो अब जरा ध्यान से देखो उसका मतलब क्या है। ये हटा रहा हूं बेटो, हटा दूं। अब जरा ध्यान से देखो Q और Q रिवर्सिबल में क्या मतलब है। Q रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज है उस सिस्टम के लिए जो कैसा हो नेचर में? रिवर्सिबल। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, हम पहले से पढ़ चुके हैं कि Q क्या होता है। Q इज अ पाथ फंक्शन, ये तो पढ़ा था। Q कैसा होता है? पाथ फंक्शन। ठीक है? Q यानी कि हीट एक्सचेंज, वो एक पाथ फंक्शन होता है। आप जैसा पाथ जनरेट करोगे हीट उसी हिसाब से क्या होगी? एक्सचेंज होगी। क्लियर हो गया? मान लेते हैं कि कोई सिस्टम इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना, ये पीवी ग्राफ मान लेते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया? तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। सही बात है? वो ऐसे क्या हो सकता है? वो हो सकता है वो सीधा आ जाए, हो सकता है वो यूं करके आए, हो सकता है वो यूं आए। इनफाइनाइट पाथ होते हैं, कितने भी बना सकते हो तुम। लेकिन समझ में आ गया सबको? लेकिन मैं जब यहां लिखता हूं Q रिवर्सिबल, तो जरा ध्यान से देखना, अगर
रिवर्सिबल पाथ जनरेट करना है तो इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब जिस रास्ते से आए हो वापस उसी रास्ते से जाना है। रिवर्सिबल का मतलब तो यही हो गया ना, जिस पाथ से आए हो। देखो यहाँ 1 से 2 जाने के पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार 1 से 2 पर आ गए और उस सिस्टम को अगर आपको रिवर्सिबल बनाना है तो 2 से 1 की तरफ जाने का सिर्फ एक ही पाथ होगा। वो कौन सा? जिस रास्ते से आप आए हो। बात सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जब हम लिखते हैं क्यू रिवर्सिबल, तो क्यू रिवर्सिबल का सिर्फ एक ही पाथ होता है, मतलब वो पाथ वापस रिवर्स में जाने के लिए सिर्फ वही पाथ जनरेट होता है जिससे आप आए थे। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है क्यू रिवर्सिबल के लिए। क्यू के लिए तो बहुत सारे पाथ अवेलेबल है, तो वो पाथ फंक्शन है, लेकिन क्यू रिवर्सिबल के लिए तो एक ही पाथ है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्यू रिवर्सिबल कैसा सिस्टम होता है? एक स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? एक स्टेट फंक्शन, क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है उसके लिए। क्लियर हो गया? अब उसके लिए तय है जब एक ही पाथ पॉसिबल है और अपने यहां पर लिख दिया, यहां पर जो हीट जनरेट हुई है दैट इज क्यू रिवर्सिबल, तो दैट इज अ स्टेट फंक्शन। क्यों? सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है। तो उस केस में आप क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? एट द सेम टाइम क्यू की वैल्यू, हीट एक्सचेंज कितना हुआ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? पाथ 1 से पाथ 2 में कितना चेंज आया है। बात सबको समझ में आ गई? तो क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। तो इसके लिए आप लिख लो, लिखो फॉर एनी रिवर्सिबल पाथ, फॉर एनी रिवर्सिबल सिस्टम, for any reversible system there is one and only one path, only one path। समझ में आ गया? सिर्फ एक ही पाथ होता है। अगर कोई रिवर्सिबल सिस्टम है तो उसके लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है, इनफाइनाइट पाथ नहीं होते। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? तो सिर्फ एक ही पाथ होता है। सो वी कैन से दैट क्यू रिवर्सिबल इज अ स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन। सबको समझ में आ गया? क्यू रिवर्सिबल क्या है? स्टेट फंक्शन। क्लियर हो गया? और नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है, उसके अंदर टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कैसा होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। तो दोनों ही क्या है? स्टेट फंक्शंस है। क्लियर हो गया? यहां पर इस चीज से कंफ्यूज मत होना कभी भी कि क्यू रिवर्सिबल ये एक पाथ फंक्शन है, नहीं। क्यू रिवर्सिबल भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन। जब आपने रिवर्सिबल साइन लगा दिया तो आप समझ जाना कि रिवर्सिबल पाथ एक ही होगा। समझ में आ गया? तो जब एक ही पाथ है, इनफाइनाइट पाथ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया, वो पाथ फंक्शन नहीं रहा। सबको समझ में आ गया? सिर्फ एक ही पाथ है उसके पास। क्लियर हो गया सबको? तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमने डेल्टा एस का फॉर्मूला निकाला, दैट इज क्यू रिवर्सिबल पाई टी। एक और सवाल यहां पर जनरेट होता है काफी बार। यहां पर मैंने टेम्परेचर को कहां पर रखा है? डिनोमिनेटर में। इससे यहां सेंस क्या निकलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेल्टा एस की वैल्यू यानी एंट्रोपी की वैल्यू घटेगी। ये गलत है, ये गलत है, इसका सेंस ये नहीं है। तो इसको समझे जरा। तो इसका मतलब क्या है? इसको समझना जरूरी है। देखो डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, रैंडमनेस। और तुम्हें पता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की रैंडमनेस यानी कि फ्रीडम और बढ़ेगी। थोड़ा सेंस लगाओ, अगर तुमने टेम्परेचर दिया किसी गैस को तो वो तो और फैलेगी ना, तो उसकी रैंडमनेस और बढ़ी। बात समझ में आ गया? तो यहां पर ये रिवर्सिबल, यहां पर ये क्या कर रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है? इसको तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसका सेंस कुछ और है बच्चों, जरा उसको समझ लेना। यहां पर हमेशा याद रखना कि जो एंट्रोपी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती ही है, लेकिन एंट्रोपी, और वो ये क्या है? दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। समझ लेना इसको। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस फॉर्मूले को देख के। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्रोपी बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। तो फिर ये डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है? उसको समझो जरा। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, ये उठा लिया सबने, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, क्या पाया गया जरा उसको देखो। ये हटाना बच्चों।
एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अगर मैं एक हीट लूं विच इज अ कांस्टेंट, मैं किसी सिस्टम को एक कांस्टेंट हीट दे रहा हूं, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू कितनी होगी, जो मैं हीट रिवर्सिबल सिस्टम को दे रहा हूं वो कांस्टेंट मान लेता हूं। उस केस में जब टेम्परेचर लो था, टेम्परेचर लो था मतलब मैंने सिस्टम को सेम ही हीट देनी है, 10 किलो जूल मान ली मैंने, यही हीट मैं देना चाहता हूं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जब टेम्परेचर लो था तो एंट्रोपी में चेंज कैसा आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, हाई था। एंट्रोपी में चेंज कैसा आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। समझ में आ गया? एज कंपेयर टू जब टेम्परेचर हाई था तो सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए एंट्रोपी में चेंज कैसा आ रहा था, लो। ये मतलब निकलता है इसका मतलब क्या है, दोबारा समझ लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी है, मेरे लिए क्यू रिवर्सिबल कांस्टेंट है, मतलब मैं उस सिस्टम को 10 किलो जूल हीट देना चाहता हूं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया कि जब टेम्परेचर लो था तो चेंज इन एंट्रोपी हाई था। समझ में आ गया? और जब टेम्परेचर हाई था तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा था, लो था। क्लियर हो गया? ये सेंस निकलता है उसका। बात सबको समझ में आ गई? दोबारा समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टी ओवर हियर? दिस इज वेरी डिफरेंट। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती ही है। समझ में आ गया? रैंडमनेस बढ़ेगी, लेकिन यहां पर टी का मतलब क्या है, जरा उसको समझ लो फिर से। देखो एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिक लेवल में बोलूं, क्यू रिवर्सिबल इज अ कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट सेम अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग टेम्परेचर पे किसी सिस्टम को देता हूं, एक बार वो टेम्परेचर लो है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, एक बार वो टेम्परेचर हाई है, मान लो 125 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लो टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए चेंज इन एंट्रोपी हाई था, और सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए हाई टेम्परेचर पर चेंज इन एंट्रोपी क्या था, लो था। बात सबको समझ में आ गई? यानी कि लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे ज्यादा बढ़ रही थी। बात समझ में आ गया? ये सेंस है उसका। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये टी का रिस्पेक्ट में ये चीज ध्यान रखना और इसको लिख लो, लिखो यहां पर, नोट करो, लिखो, if we increase temperature entropy of system will always increase, हमेशा इंक्रीज होगी, ये बिल्कुल तय बात है। ये मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा, इसको प्रूव करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है सिस्टम का, तो एंट्रोपी भी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जरा ध्यान से यहां देखो, ये क्या है, डेल्टा एस, दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी। समझ में आ गया? ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहां पर क्या है, यहां पर एस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? ये है एंट्रोपी, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। बात सबको समझ में आ गई? वो एंट्रोपी के लिए सेंस है, दिस इज फॉर व्हाट, चेंज इन एंट्रोपी। लिखो, बट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, for the same amount of heat, given to any system, for the same amount of heat given to any system, the change in entropy at lower temperature for the, क्या लिखा, same amount of heat given to any system, the change in entropy at lower temperature, ठीक है, is high as compared to
ये मतलब निकलता है इसका। सबको समझ में आया? और आधी बार 12th के बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर से समझ लो इस चीज को, और मैं उसको एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। पर पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को मैनेज कर लो कि एंट्रोपी का सेंस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। रेंडमनेस, किसी सिस्टम की रेंडमनेस, कि कितने उसके मॉलिक्यूल फ्री हैं। समझ में आ गया? कितने उसके मॉलिक्यूल फ्री हैं। और हमेशा याद रखो, अगर हमारा सिस्टम, हमारे लिए सिस्टम क्या होता है, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, उसमें गैस भरी हुई है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उसकी रेंडमनेस बढ़ेगी, ये बिल्कुल तय है। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है। बट दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि अगर आप हीट कांस्टेंट रखते हो तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होती है एट लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया? ये यही लिखा हमने। सेम अमाउंट ऑफ हीट आपको ट्रांसफर करनी है, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस पे किया आपने, एक 125 डिग्री सेल्सियस पे किया। सेम अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर में एंट्रोपी को ज्यादा इंक्रीज करती है। सबको समझ में आ गया? एंट्रोपी लोअर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की ज्यादा इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर, ये उसका सेंस है। सबको समझ में आ गया? चलो अब हम इस एंट्रोपी के लिए, अब इस एंट्रोपी को हम लोग पढ़ते क्यों है, जरा उसको हम लोग देखें। ये उतारिएगा सबने। चलो तब आगे चलते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं।